हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। दिस इज राशि एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। द चैप्टर नेम इज पावर शेयरिंग। सिविक्स का क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। इस सेकंड पार्ट में वी विल फिनिश द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर चुके हैं एंड सेकंड पार्ट में हमें जो देखना था, जो बाकी रह गया था इस चैप्टर में, वो था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग के क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे कि प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं, मॉरल रीजन क्या होते हैं, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप के फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं पावर शेयरिंग के। तो बेसिकली पावर शेयरिंग के चार डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। पावर शेयरिंग आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पावर का अलग अलग ऑर्गन्स में स्प्लिट होना या अलग अलग लोगों के पास होना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि हर एक ऑर्गन पे आप इजीली नजर रख सकते हो। उसके अलावा जो जनता है उस तक सरकार की पहुंच हो पाती है, क्योंकि पावर शेयरिंग है, मतलब अलग अलग लेवल में पावर डिवाइडेड है हमारी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसी तरह से चार में क्या हो गया, जो फर्स्ट है दैट इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, इस तरह से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स। जो हमारा सेकंड है दैट इज द वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये दो नाम से क्वेश्चन आता है। अगर आपको ऑर्गन्स लिखा है मतलब आपको समझ जाना है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात हो रही है। अगर लेवल्स लिखा है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आपकी वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात हो रही है। उसके बाद जो थर्ड था दैट वाज द पावर शेयरिंग इन बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी क्या होती है, पावर आपकी शेयर्ड होती है। एंड द फोर्थ वन इज इन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। ये सोशल ग्रुप्स रिलीजियस बेसिस पे हो सकते हैं, उसके अलावा आपकी जो कम्युनल बेसिस पे हो सकते हैं, किसी और रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अलग अलग तरह से सोशल ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं। इनके बीच में भी पावर शेयरिंग होती है, बट हम इनके बारे में इन डिटेल आगे पढ़ते हैं। चलिए ये एक चार्ट है। बेसिकली ये चार्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट तीन ऑर्गन्स में स्प्लिटेड है। वो तीनों ऑर्गन क्या है, आपका लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज द जुडिशरी। तो यहाँ पे जो आपका लेजिस्लेचर है ये क्या करता है, कंट्रीज के लिए लॉज बनाता है। बेसिकली इंडिया में जो लेजिस्लेचर है ये इंडिया के लिए लॉज बनाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उन बने हुए लॉज को जनता तक पहुंचाता है, या कह सकते हैं कि उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का। और जुडिशरी क्या करती है, तो ये जुडिशियल रिव्यूज देती है। उसके अलावा कोई जनता अगर उन बने हुए लॉज को नहीं मानती है तो उसको पनिश करने का भी राइट किसके पास होता है, जुडिशरी के पास। तो इस तरह से ऑर्गन में पावर शेयर होने से क्या होता है कि हर एक ऑर्गन अपने अपने हिस्से का काम, अपना अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बहुत अच्छे से संभालता है। इस वजह से गवर्नमेंट में एक बैलेंस स्टैब्लिश हो पाता है। अब इसी में हम देखते हैं वर्टिकल फॉर्म्स क्या होते हैं इसके। तो अगर आप देखें लेजिस्लेचर में क्या आता है, तो लेजिस्लेचर में आपका अगर हम देखें सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल लेवल पे आपकी क्या आ जाती है, पार्लियामेंट आ जाती है। पार्लियामेंट में बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं संसद। तो लोकसभा आ जाएगी आपकी पार्लियामेंट में, प्लस आ जाएगी आपकी राज्यसभा, जिसमें लोकसभा के मेंबर को आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और यही मिलके कंट्री के लिए नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाते हैं। फिर हम देखते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट्स में काम करते हैं, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं विधान सभा और विधान परिषद। विधानसभा जनरली हर स्टेट में होती है, विधान परिषद जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट में हो। जैसे कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है पर विधानसभा यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद अगर हम और ज्यादा लोकल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब कि नगर निगम या नगर पालिका। तो ये दो चीजें क्या रहती हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें फोर्थ टायर एक और अगर हम ऐड करना चाहें विलेज लेवल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका पंचायत।
गांव में छोटे मोटे रूल्स बनाने, जैसे नाली अगर नहीं है तो वो सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, उसके अलावा अगर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो वो सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जनरली पंचायत काम करती है। तो ये किसकी पूरी लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड हो गई, वर्टिकल पावर डिवाइड हो गई, तो आपकी लेजिस्लेचर की। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल लेवल पे कौन काम करता है, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट काम करते हैं। सिमिलरली जो काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं कंट्री को एग्जीक्यूट करने का या लॉज को एग्जीक्यूट करने का, वही आपके स्टेट लेवल पे सीएम और प्रेसिडेंट की तरह कौन काम करता है, तो स्टेट के गवर्नर्स काम करते हैं। वहीं अगर हम चले जाए और ज्यादा लोकल लेवल पे, थर्ड टायर पे, तो यहाँ पे मेयर और कलेक्टर, जैसे सीएम काम करते हैं वैसे ही काम मेयर का होता है, महापौर का होता है, और गवर्नर की तरह ही किसका काम होता है, कलेक्टर का। और फिर अगर आप और विलेज लेवल पे जाना चाहें तो यहाँ पे कौन काम करते हैं, तो यहाँ पे होते हैं आपके सरपंच। तो यहाँ पे विलेज लेवल पे लॉज को एग्जीक्यूट कराना, मतलब बेसिकली सरकार की कोई भी योजना है वो गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो आपका सरपंच का काम होता है। ठीक है, फिर अगर हम जाए जुडिशरी पे, तो नेशनल लेवल पे क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, इंडिया में, दिल्ली में। ठीक है, उसके अलावा स्टेट लेवल पे कौन डील करता है, तो हाई कोर्ट। उसके अलावा हम देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन काम करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अगर फिर से हम विलेज लेवल पे चले जाते हैं तो विलेज लेवल पे कौन काम करेगा, सारे पंचायत। तो छोटे मोटे जो घरेलू मामले हैं वो सुलझाने का काम किसका होता है, तो आपका पंचायत का, लोकल कोर्ट्स का। ठीक है, तो ये सारे काम किसमें आ जाते हैं, आपके जुडिशरी में। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन, मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और ये रहा आपका वर्टिकल डिवीजन जो हमने इन डिटेल देख लिया है। ये होता है आपका सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे। और अगर आप चले जाएं तो विलेज लेवल भी होता है, जिसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन योर एग्जाम, बट एटलीस्ट ये 3 टायर्स आपको लिखने हैं जो इंडिया में एट प्रेजेंट लीगली अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद जो हमने देखा था थर्ड टाइप, वो क्या था, पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है जिसका नाम है कमिटी गवर्नमेंट। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से बेल्जियम में एक तीसरी गवर्नमेंट बनी थी, कमिटी गवर्नमेंट, डच के लिए और फ्रेंच के लिए, जो अपने अपने कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करती थी। तो इसी तरह इंडिया में भी क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। सोशल ग्रुप्स में आ सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी अपनी अपनी खुद की गवर्नमेंट या कोई सुप्रीम अथॉरिटी बना सकती है जो उनके बिहाफ में डिसीजन ले सके। ठीक है, उसके अलावा सेकंड क्या हो गया, तो रिजर्वेशन ऑन कास्ट। तो सोशल ग्रुप्स के चलते ही कुछ पर्टिकुलर कास्ट जो कि सोशल ग्रुप्स में इंक्लूड होंगे, उनको एक लीगल फॉर्मेट के तहत हमारे संविधान में रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये किस पे होता है, बेस्ड ऑन कास्ट। आपने सुना होगा SC ST OBC एंड जनरल। तो SC ST एंड OBC को कुछ % रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये भी आपका सोशल ग्रुप्स में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद होता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जब इलेक्शन किए जाते हैं तो कुछ सीट्स डिफरेंट कास्ट के लिए या डिफरेंट कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी जाती है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से या उस पर्टिकुलर पार्टी से इतने % लोग या इतने नंबर ऑफ सीट्स इस कास्ट के लोगों को ही दी जानी चाहिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां से हर पार्टी के मेंबर इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और उसके बाद वो जीतते हैं। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन। वुमेन भी किस में आ जाएगा, सोशल ग्रुप्स में आ जाएगा। तो वुमेन के लिए भी 33% रिजर्वेशन आपके इलेक्शन में दिया गया है, मतलब 33% सीट्स आपकी रिजर्व्ड होंगी किसके लिए, तो वुमेन के लिए। उसके बाद इससे फायदा क्या होता है, सो माइनॉरिटी कम्युनिटी गेट्स फेयर चांसेस, मतलब जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को कभी सप्रेस ना कर पाए, अपना रूल हमेशा ना चला पाए, उनको ओवरलुक ना कर दे। इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इससे माइनॉरिटी को भी अपने खुद के राइट्स मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए और उनकी आवाज नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उठाने के लिए। ठीक है, तो ये था सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर होने का फायदा। उसके बाद चलिए आगे देखते क्या है। नेक्स्ट वन इज द पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर की जाती है। इसमें आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट मतलब होता है गठबंधन की सरकार। मतलब अगर कोई भी पार्टी
अपने लिए जीतने लायक वोट सिक्योर नहीं कर पाती है या उसे लगता है कि उसको उतने वोट्स नहीं मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पार्टीज हैं, ए बी, या तीसरी ले लेते हैं सी। अब ए को भी लग रहा है कि सी के जीतने के चांसेस है, बी को भी लग रहा है कि सी के जीतने के चांसेस है, तो क्या करेंगे, ए और बी आपस में गठबंधन की सरकार बना लेंगे। तो हो सकता है कि ए और बी को ज्वाइंटली जब इलेक्शन हो तो सी से ज्यादा सीट, ए अकेला भले सी से कम है, बी अकेला भले सी से कम है, लेकिन ए और बी आपस में क्या करेंगे, अपने वोट्स को या अपनी सीट्स को मर्ज कर देंगे, जिससे इनकी जो टोटल सीट्स है वो सी से क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। और फिर ये जो सरकार बनेगी ये होती है गठबंधन की सरकार, मतलब ए और बी जॉइंटली मिलकर क्या बना रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होती है, पावर शेयर हो जाती है। रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट आइडियोलॉजी, मतलब इससे फायदा ये होता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, कुछ यंग होंगे, कुछ ओल्ड होंगे, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे काम करेंगे और कुछ इनोवेशन के बेस पे काम करेंगे। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है अगर पावर शेयर हो। एक ही के हाथ में पावर होगी तो वो अपनी एक ही आइडियोलॉजी से चलेगा, बट अगर पावर शेयर है अलग अलग के बीच में तो हमें डिफरेंट आइडियोलॉजी का फायदा उठाने मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, अगर एक ही के हाथ में पावर रहेगी तो हो सकता है कि भविष्य में इन फ्यूचर वो उसको मिसयूज कर सके। बट अगर ये रहेगा कि पावर स्प्लिट हो गई, पावर शेयर हो गई, तो पावर एक के हाथ में नहीं होने से, उसका मिसयूज होने से बच जाएगा। एंड लास्ट वन इज बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन, मतलब कभी कभी क्या होता है, बड़े बिजनेसमैन या बड़े ट्रेडर्स अपनी खुद की कम्युनिटी बनाते हैं एंड उसी के साथ साथ वो गवर्नमेंट को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन भी हम देख सकते हैं, ये आपका प्रेशर ग्रुप्स में आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, डिफाइन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो अभी हमने देखा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेवल, ऑर्गन, प्रेशर ग्रुप्स, तो ये सारे आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो इसको आप बेल्जियम के केस का रेफरेंस देकर इजीली समझा सकते हैं। फिर राइट द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बेल्जियम ने पावर शेयर की थी, श्रीलंका ने नहीं की थी, बेल्जियम डेवलप हो गया, श्रीलंका नहीं हो पाया। फाइनली 2009 में जाके श्रीलंका कंट्री में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सारे रिजॉल्व हुए। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोलिजन गवर्नमेंट, ये जो अभी हमने देखा गठबंधन की सरकार, इसके फायदे और इसके नुकसान भी आ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको छोड़ने की गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। Stay tuned with us for more videos. Thank you for watching.